सुप्रभात। आज के एमए फाइनल की कक्षा में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर अनीता जैन। आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपना आने वाला वीडियो तुरंत ही उपलब्ध हो सके। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है मार्क्सवादी अथवा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। प्रत्येक समाज में सहयोग तथा संघर्ष पाया जाता है। सहयोग जीवन में एकमत, एकीकरण और संगठन का विकास करता है, जबकि संघर्ष दमन, विरोध तथा हिंसा की उत्पत्ति करता है। यद्यपि संघर्ष से व्यवस्था में संतुलन नहीं रहता, फिर भी सहयोग की तरह संघर्ष भी हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सहयोग और संघर्ष दोनों ही एक साथ चलते रहते हैं। यह हमारे व्यवस्था का या हमारे जीवन का एक शाश्वत सत्य है। और यदि हम अपने इतिहास को देखें तो हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि संघर्ष प्रत्येक समाज तथा समाज के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में पाया जाता रहा है। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाकलन परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था के संतुलन अथवा एकात्मकता के आयामों को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः इसके विरोध में एक अन्य परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ जिसे हम संघर्ष परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। इसे हम मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। इसमें तनाव व संघर्ष के आयामों को अधिक महत्व दिया जाता है और यह इस परिप्रेक्ष्य का समर्थक जो है हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हैं कि आधुनिक समाज तनाव व संघर्ष से आक्रांत है और सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थों के संघर्ष की प्रधानता होती जा रही है। इस तरह से अगर इसके मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें सिमेल, कोजर, मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, गाल्टुंग, कॉलिंस, ड्यूक, बैकहार्ट, समनर तथा ओपनहीमर इत्यादि हैं। इसका हम अर्थ देखें अब कि संघर्ष या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य हम किसे कहेंगे। संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा समाज में पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समान उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले समूहों के बीच पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में समन्वय अथवा एकता का अध्ययन न करके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये वास्तविकता को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा संघर्ष को समझने का प्रयास किया जाता है। लुईस कोजर के शब्दों में हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है, जिसे विरोधी दलों का उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धी को प्रभावहीन करना, हानि पहुंचाना अथवा समाप्त करना भी है। इस प्रकार अगर हम इस परिभाषा से देखते हैं तो पाते हैं कि संघर्ष व्यक्तियों की स्थिति, शक्ति तथा साधनों पर अधिकार करने का प्रयास ही नहीं है, अपितु इसी कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाना भी है। इस प्रकार के संघर्ष व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच या व्यक्तियों और समूहों के बीच हो सकते हैं। ये संघर्ष समूह के अंदर ही अथवा विभिन्न समूहों के मध्य भी पाए जाते हैं। संघर्ष परिप्रेक्ष्य को हम समझने के लिए तीन रूपों में प्रस्तुत करते हैं। हम पहला देखते हैं संघर्ष रूपावली के रूप में। इसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति सीमित साधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगे रहते हैं। जब कम साधन होंगे तो और प्राप्त करने वाले ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में संघर्ष की स्थिति होती है। दूसरा है संघर्ष प्रगटना की व्याख्या के रूप में। इसमें यह तर्क स्वीकार किया गया है कि समाज में संघर्ष स्थानिक तथा इसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तथा तीसरी बात जो कही गई है वह है संघर्ष एक कार्यप्रणाली के रूप में। इसमें
संघर्ष को एक कार्य प्रणाली अथवा एक राजनीतिक दाव पेच के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि ज्ञान कार्रवाई की मांग करता है, जो कि सामान्यतः उग्र उन्मूलनवादी होता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि संघर्ष परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की एकात्मकता के स्थान पर संघर्ष की परिस्थितियों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। संघर्ष समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है और इनकी व्याख्या संघर्ष परिस्थितियों के संदर्भ में भी की जा सकती है। अगर हम यह देखें तो विभिन्न विचारों में मतभेदों के आधार पर भी इसको दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है अंतर्जात संघर्ष। इसका मतलब है इस प्रकार के संघर्ष का स्रोत समाज के भीतर ही विद्यमान होता है। परिवर्तन के प्रति अंतर्निहित अभिरुचि, जिस पर कॉम तथा सोरोकिन ने बल दिया है, अभिष्ट के वितरण को लेकर संघर्ष जिस पर मार्क्स, मॉस्का तथा मिल्स ने बल दिया है, और मूल्यों में संघर्ष, सत्ता का संघर्ष, जिस पर डेरेनडार्फ ने बल दिया है, तथा व्यक्ति व समाज में संघर्ष, जिस पर थॉमस ने बल दिया है, इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा इसका प्रमुख श्रेणी आती है, वह है बहिर्जात संघर्ष। यह ऐसे संघर्ष का स्रोत है जो समाज या व्यवस्था के बाहर होता है। इसमें दो या अधिक समाज सम्मिलित होते हैं। युद्ध, सांस्कृतिक आक्रमण, वैचारिक संघर्ष आदि इस प्रकार के संघर्ष के प्रमुख उदाहरण हैं। एम फ्रांसिस अब्राइन ने समाजशास्त्र परंपरा में 6 प्रकार के भिन्न संघर्ष परिप्रेक्ष्यों का उल्लेख किया है। उनमें सबसे पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल व विवेचित परिप्रेक्ष्य। फ्रैंकफर्ट स्कूल व विवेचित परिप्रेक्ष्य जर्मनी में नव मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो रूढ़िवादी मार्क्सवाद से थोड़ा पृथक है, भिन्न है। ये विद्वान हीगल तथा मार्क्स की प्रारंभिक कृतियों एवं मैक्स वेबर तथा कार्ल मैनहेम के समाजशास्त्र विचारों का विश्लेषण करने पर बल देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थकों का विश्वास है कि बुद्धिजीवियों को समाज में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा विवेचित मनोवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मूल्य निर्णयों को देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होना संभव नहीं है। मतलब हम बिल्कुल से अलग से वस्तुनिष्ठ हो जाएं, ये संभव नहीं होता है। समाज के आर्थिक संगठन को महत्व देना चाहिए। संस्कृति और वैचारिकी की समाज में स्वतंत्र भूमिका स्वीकार की जानी चाहिए। मानसिक संरचना की आंतरिक गत्यात्मकता का भी अध्ययन करना चाहिए। जन समाज की आलोचना, अलगाव के कारणों व परिणामों तथा व्यक्तित्व व सामाजिक संरचना में अंतःक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका जो दूसरा प्रकार बताया गया है वह है नवीन अथवा अतिवादी समाजशास्त्र। नवीन या अतिवादी समाजशास्त्र के जो समर्थक हैं वह कहते हैं मजबूत की अपेक्षा कमज़ोर, शोषक की अपेक्षा शोषित, वर्गों के हितों की अपेक्षा जन समूह के अधिकारों को समर्थन देना है तथा स्वहित त्यागने की बात करते हैं। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना के ऋणात्मक पक्षों, निर्धनता, प्रजातिवाद, शोषण, शक्तिहीनता तथा सैनिक औद्योगिक संस्थापन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अतिवादी समाजशास्त्र इन्हें व्यवस्था की कमियां मानता है तथा व्यवस्था के संपूर्ण रूपांतरण पर बल देता है। अतिवादी समाजशास्त्र ने अनेक समकालीन सामाजिक समस्याओं को समझने में बहुमूल्य सहायता की है। तीसरा जो प्रकार है इसका वह है द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र। द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र सामाजिक संघर्ष का क्रमबद्ध अध्ययन करने पर बल देता है। ये विरोधियों जैसे व्यक्ति व समाज, मालिक व दास, अमीर व गरीब, सम्राट जन, विशिष्टजन व जन समूह, बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक, रूढ़िवादी व प्रगतिवादी आदि में द्वैतता को स्वीकार करता है।
विशिष्ट सामाजिक समस्याओं को विश्लेषण न करके यह समाज का समग्र रूप में अध्ययन करने पर बल देता है तथा हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार संरचनात्मक प्रबंधों व अंतर्निहित विरोधों में संघर्ष पैदा होता है। कार्ल मार्क्स तथा डैरेन डाफ ने संघर्ष का क्रमबद्ध अध्ययन करके इसे समझने में सहायता प्रदान की है। इसका चौथा प्रकार है संघर्ष प्रकार्यवाद। संघर्ष प्रकार्यवाद संघर्ष के प्रकारों के विश्लेषण पर बल देता है तथा सिमेल व कोजन ने इसे विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कोजन के अनुसार संघर्ष नवाचार व रचनात्मकता पर दबाव डालकर सामाजिक व्यवस्थाओं को अस्थिर विकास से बचाता है। बाहरी समूह के प्रति द्वंद्वता अंतर समूह में एकीकरण लाती है। सामाजिक संघर्ष नवीन मूल्यों, आदर्शों व संस्थाओं को ही विकसित नहीं करते अपितु नवीन गठबंधनों को भी विकसित करते हैं, तकनीकी सुधार में सहायता देते हैं, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को चिकना बनाते हैं, तनाव व निराशा को कम करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस रूप में देखें तो यह हमारे समाज के लिए प्रकार्यात्मक कहलाते हैं। पांचवी बात है विश्लेषिक संघर्ष परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक जो हैं वह समाजशास्त्र को विश्लेषणात्मक नियमों के यथार्थ सार भाग से युक्त मानते हैं और आधुनिक जटिल संगठनों तथा अन्य सामाजिक प्रबंधों का संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा विश्लेषण करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ हेतु साधनों का प्रयोग करता है, वे साधन जो उसे उसके प्रतियोगियों को उपलब्ध हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो है वह है औपचारिक संघर्ष परिप्रेक्ष्य। औपचारिक संघर्ष परिप्रेक्ष्य गठबंधन या सहसंबंध के सिद्धांत तथा क्रीड़ा के सिद्धांत को भी संघर्ष परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित करने पर बल देता है। क्रीड़ा सिद्धांत को संघर्ष का विज्ञान भी कहा जाता है तथा यह प्रतियोगी संघर्ष का औपचारिक सिद्धांत है। गठबंधन आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता बन गए हैं। थियोडोर कैप्लाव ने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान किया है। इस तरह से हमने मार्क्सवादी संघर्ष के अर्थ और उसकी परिभाषा तथा उसकी प्रमुख श्रेणियों को समझा और आगे हम मार्क्सवाद की जो मान्यताएं हैं या मार्क्सवादी बनाम समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके अंदर क्या बताया गया है, किस विद्वान के विचार बताए गए हैं, इसे हम समझेंगे। धन्यवाद।